हेलो दोस्तों, मैं विद्या भास्कर। आज से हमारा संस्कृत का नया चैप्टर स्टार्ट है। पहला चैप्टर है वर्ड विचार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वर्ड विचार। देखते हैं पहला इसमें संस्कृत व्याकरण क्या है। जिससे संस्कृत शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। जिससे शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता हो दोस्तों, उसे हम संस्कृत व्याकरण कहते हैं। अब देखते हैं संस्कृत व्याकरण के कितने पार्ट हैं, कितने प्रकार हैं दोस्तों। तो वो 5 प्रकार हैं। पहला देखते हैं इसमें वर्ड विचार, दूसरा है हमारा पद विचार, तीसरा है हमारा वाक्य विचार, चौथा है हमारा चिन्ह विचार और 5वां है हमारा छंद विचार। अब इसमें देखते हैं आगे दोस्तों व्याकरण का प्रयोग। तो वार्तिकार आचार्य कात्यायन ने व्याकरण शास्त्र के महत्व को दर्शाते हुए कहा है। देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या कहा है। रक्षोहागम लघु संदेशाः प्रयोजनम, अर्थात पहला है रक्षा, दूसरा है ऊह और तीसरा है आगम, चौथा है लघु और 5वां है संदेह। इसके 5 प्रयोजन यही हैं दोस्तों। व्याकरण का प्रयोजन जो है 5 यही है। अब आगे देखते हैं वर्ड। सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसका खंड या टुकड़े ना किए जा सके दोस्तों, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें वर्ड यंते, अभियत, अभियंजत, वर्ड यंते अभियंजनते व लघुत्तमो ध्वनि यंसा वर्णा, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनि का लघुत्तम अंश व्यंजित किया जाता है उसे ही वर्ड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं अक्षर या फिर वर्ड। वर्ड का दूसरा नाम अक्षर भी है दोस्तों। अक्षर से क्या तात्पर्य है, अक्षर का क्या अर्थ है दोस्तों, देखते हैं। तो ना क्षरम यस्मात् तद अक्षरम, अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम रूप जिसे अक्षर है, ध्वनि का वह लघुत्तम रूप जो अक्षर है जिसका खंड नहीं होता है, वह अक्षर या फिर वर्ड कहलाता है दोस्तों। जैसे देखते हैं हमको रामः का अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो इसमें कैसे अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, देखते हैं। तो इसमें रा के साथ में जो दोस्तों हमारा स्वर निकल रहा है तो स्वर को भी लिखेंगे यहाँ पर। तो रा प्लस आ प्लस मा, फिर आ फिर मा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों व्यंजन और ये हो गया हमारा स्वर। तो इन दोनों का अगर हम अर्थ देखते हैं दोस्तों तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये हमारा स्वर, ये व्यंजन, फिर ये स्वर, ये व्यंजन और ये व्यंजन हो गया हमारा, ये स्वर ये व्यंजन हो गया। तो रामा का इस तरह संधि विच्छेद होगा दोस्तों। और पठति का अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से होगा पा प्लस आ प्लस था प्लस आ प्लस ता प्लस ई। तो हमारा हो गया पठति। तो इससे कोई इसका शब्द का कोई विखंडन अगर हम संधि विच्छेद करते हैं या विखंडन करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों। तो उसे ही हम अक्षर या फिर वर्ड कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला देखते हैं। उच्चारण की संपूर्णता की दृष्टि से विश्व की सभी समर्थ भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि, सर्व साहित्य समृद्ध, विज्ञान समस्त और व्याकरण दोष रहित भाषा है। संस्कृत वर्णमाला में दोस्तों 50 वर्ड आते हैं। इसमें देखते हैं आ ई उ री फिर री ए ऐ ओ और औ। ये 13 जो है स्वर, इसमें स्वर है दोस्तों 13 स्वर है और 25 व्यंजन है। आगे हम जो देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा का खा गा घा अंगा, जा छा जा झा इया, ता ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये जो यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जितने भी हमारे
वर्ड हैं वो कितने हैं काउंटिंग करने पर 25 हैं। आगे देखते हैं यारा लावा, ये दोस्तों 4 हैं और सासा साहा ये भी 4 हैं। अनुस्वार को दोस्तों एक है जोड़ा जाएगा काउंटिंग में, एक विसर्ग को भी एक ही जोड़ा जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर जो का और खा के साथ में जब ये चिन्ह लगा है तो इसको पढ़ेंगे हम जिह्वा मूल्य का और जिह्वा मूल्य खा। इसको भी काउंटिंग में दोस्तों एक माना गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए यही चिन्ह अगर पा और फा के साथ में लगा हुआ है तो क्या पढ़ा जाएगा, तो पढ़ा जाएगा हमारा ये दोस्तों उपउपधमानीय पा और उपउपधमानीय फा पढ़ा जाएगा। इसको भी काउंटिंग में दोस्तों एक माना गया है। पूरा काउंटिंग यानी कि जोड़ने पर हमारा दोस्तों 50 वर्ड होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग और जिह्वा मूल्य को और उपउपधमानियों को दोस्तों स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई इन चारों का दोस्तों कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि कोई व्याकरण इन्हें वर्ड नहीं मानते हैं। बहुत से लोगों का कोई लोगों का या बहुत से लोगों का जो है व्याकरण लोगों का इन्हें वर्ड नहीं माना जाता है, यानी कि वो लोग नहीं मानते हैं। तो इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व भी नहीं होता, कोई व्याकरण वर्ड भी नहीं मानते दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर व्याकरण का अर्थ होता क्या है दोस्तों। तो व्याकरण का जो अर्थ होता है वो होता है व्याकरण का ज्ञाता होना, यानी कि व्याकरण की उनको पूरी तरीके से उस व्याकरण के बारे में जानकारी होना, व्याकरण का ज्ञाता होना कहलाता है व्याकरण हमारा। अब देखते हैं स्वर वर्ड के अंतर्गत देखते हैं इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे स्वरयन्ते स्वतः, उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषाः इति स्वराः, अर्थात जो ध्वनि विशेष स्वतः उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर वर्ड कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली। इनकी संख्या जो है दोस्तों वो 5 है, इनकी संख्या जो है 5 है और ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या जो है दोस्तों ये 8 है और ये दोस्तों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 और वहाँ पर 8 मिला करके हमारा जोड़ने पर 13 हुआ। तो कुल मिलाकर दोस्तों कुल स्वर वर्णों की संख्या हमारी 13 है। अब देखते हैं स्वर वर्ण के भेद कितने हैं। स्वर वर्ण के भेद कितने हैं दोस्तों, तो वो हैं 3 भेद हैं दोस्तों स्वर वर्ण के। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है हमारा प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक मात्रा काल का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या जो है दोस्तों 5 होती है, आ, ई, उ, री, ली। ये ह्रस्व स्वर है हमारे। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं दोस्तों, जिन स्वरों में 2 मात्रा काल का समय लगता है दोस्तों उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों 8 होती है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये मिला करके 8 हैं, तो इनकी संख्या जो है 8 होती है। अब देखते हैं दोस्तों प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें 3 मात्रा काल का समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, भोः, कृष्ण। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये जो 3 अंक वाला चिन्ह बना दिया जाता है वहां पर हमारा प्लुप्त स्वर होता है। यहाँ पर देखिए इनका प्रयोग, प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो इनका प्रयोग पुकारने में, किसी को बुलाने में या पुकारने में और चिल्लाने में किया जाता है इनका प्रयोग। आगे देखते हैं ह्रस्व दीर्घ स्वरों के
समान प्लुत स्वरों को लिखने के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है। जहाँ प्लुत स्वर दिखाना होता है उसके आगे संख्या 3 लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे आ हुआ, फिर आ, ई, ऊ हुआ इत्यादि हमारा। तो इस तरीके से जहाँ पर लिखा होता है दोस्तों, लिख दिया जाता है, वहाँ पर हमारा प्लुत स्वर होता है। अब आगे देखते हैं, जैसे विशेष बिंदु क्या है दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये इसका प्रमाण मिलता है। किसका दोस्तों, स्वरों की गणना, यानी कि अगर पेपर में आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में अगर 9 स्वर संस्कृत के पेपर में अगर स्वरों की संख्या पूछी गई है, ऑप्शन में अगर 9 है तो आप सबसे पहले 9 और 13 है तो सबसे पहले आप 9 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है 13 है तो तभी आप ऑप्शन में 13 टिक करिएगा, चिन्ह लगाइएगा, तभी आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया, इसका प्रमाण मिलता है कि स्वरों की गणना जो है संस्कृत में 9 मानी गई है। अगर क्वेश्चन में आपके पेपर में मिलता है तो पहले 9 मारिएगा, अगर 9 नहीं है तो फिर 13 चिन्ह लगाइएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर को हम देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ध्वनि या फिर मात्रा के आधार पर, दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें पहला देखते हैं हम दोस्तों कि पहला दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं दोस्तों, हमने आगे भी बताया अभी। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा काल का समय लगता है दोस्तों, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, तो आ, ई, उ, री और री, ये 5 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। और प्रायः 1 सेकंड का समय लगता है, उसी को हम दोस्तों ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है, इसमें द्विमात्रिक का समय लगता है। तो ये कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर दोस्तों, देखते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, इनकी संख्या जो है दोस्तों 8 है। और इसको देखते हैं, प्रायः 2 सेकंड का समय लगता है इनमें दोस्तों। दीर्घ स्वर में प्रायः 2 सेकंड का समय लगता है। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्तों त्रिमात्रिक का समय लगता है इसमें देखते हैं आगे, सभी स्वर त्रिमात्रिक प्लुत स्वर होते हैं। सभी स्वर त्रिमात्रिक प्लुत स्वर होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा वाला उत्पत्ति के आधार पर। इसको भी दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है हमारा मूल स्वर, दूसरा है हमारा संध या फिर संधि स्वर। तो इसमें पहला देखते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं हमारे दोस्तों, तो है हमारे आ, ई, उ, री, री। इनकी संख्या जो है दोस्तों 5 है। अब देखते हैं संध या संधि स्वर। तो अब ये है हमारा, तो आ, ई, उ, री, इन चारों का दोस्तों जो संध विच्छेद करके ये आ कौन कौन से वर्ड को जोड़ करके हमारा आ बना है, इसी को हम संधि स्वर कहते हैं। तो आ ऑब्लिक आ प्लस आ ऑब्लिक आ, इसको प्लस करने पे हमारा बड़ा आ बनता है दोस्तों। और इसमें देखते हैं ई, ये है दीर्घ स्वर वाली ई है दोस्तों। तो ई ऑब्लिक ई और प्लस ई ऑब्लिक ई, इसको इन दोनों में से चाहे दोनों में से किसी को भी प्लस करेंगे दोस्तों, हमारा तो बड़ी वाली ई बनेगी हमारी। और ऊ देखते हैं, ऊ दीर्घ स्वर वाला ऊ, तो ऊ ऑब्लिक ऊ प्लस ऊ ऑब्लिक ऊ, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा बड़ा ऊ बनेगा। आगे देखते हैं री को जो है संधि करेंगे तो री प्लस री बनेगा, तो हमारा री बन जाएगा दोनों को जोड़ने पर। ये क्या होते हैं दोस्तों, इसको हम दीर्घ सवर्ण स्वर भी कहते हैं। दीर्घ सवर्ण स्वर भी कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी वर्ड हैं। अब देखते हैं आगे ए ओ।
तो ए हमारा कैसे बना है, इसको तोड़ करके या फिर कौन कौन से वर्ड जुड़े तब ए बना हमारा। तो आ ऑब्लिक आ और प्लस ई ऑब्लिक ई, इन दोनों में से अगर प्लस करेंगे तो हमारा ए बनेगा। और ओ कैसे बना है, तो आ ऑब्लिक आ प्लस ऊ ऑब्लिक ऊ, इन दोनों में से प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा ओ बनेगा। और इन दोनों को दोस्तों हम गुण स्वर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अय। अय हमारा कैसे बना है दोस्तों, तो आ ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक अय, इन दोनों में से अगर प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा अय बनेगा। और अ देखते हैं दोस्तों, तो अ जो बना है हमारा आ प्लस आ ऑब्लिक आ प्लस ओ ऑब्लिक औ, इन दोनों में से चाहे आ को हम ओ से प्लस करें या फिर इस आ को इस आ से प्लस करें, किसी को भी अगर हम प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा अ बनेगा। और इसी को दोस्तों हम वृद्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों विशेष बिंदु। विशेष बिंदु देखते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है मूल स्वर। मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं, आ ई उ री री, ये 5 है। इनकी संख्या दोस्तों क्या है, 5 है और ये वर्ड हैं मूल स्वर के। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है गुण स्वर। गुण स्वर हमारे कौन कौन से हैं, तो आ ए ओ, ये 3 है दोस्तों, ये गुण स्वर हमारे हैं। आगे अगला पॉइंट है आगे लघु या फिर हर्ष स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर भी कहते हैं दोस्तों। तो इन ये कौन कौन से हैं दोस्तों, देखते हैं आ ई आ री री, आ ई उ, आ ई उ रहेगा दोस्तों यहाँ पर, आ ई उ री री, इनकी संख्या दोस्तों 5 है। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है वृद्ध स्वर। वृद्ध स्वर कौन से हैं, यहाँ पर आ ई उ री री, हाँ सही है दोस्तों। इसी को हम जो है हर्ष मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों लघु स्वर को ही हर्ष स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं और इसी को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों वृद्ध स्वर। वृद्ध स्वर कौन कौन से हैं हमारे, तो आ आय और औ, ये 3 जो है हमारे वृद्ध स्वर हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। और गुरु इसको दीर्घ स्वर को दोस्तों या फिर दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं ये कौन कौन से हैं, तो आ ई उ री ए ओ ऐ और औ, इनके ये वर्ड जो है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के हैं दोस्तों। इनकी संख्या जो है दोस्तों 8 मानी गई है। और आगे अगला पॉइंट देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखते हैं तो सभी स्वर जितने हैं वो प्लुत स्वर हैं और हमारे स्वरों की संख्या जो है दोस्तों 9/13 मानी गई है। ऑप्शन क्वेश्चन में दोस्तों पेपर में आप क्वेश्चन के हिसाब से स्वर का टिक लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी 9 और 13 दोनों दे दिए जाते हैं, तो पहले आप 9 को लगाएंगे उसके बाद 13 को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 9 है, 4 ऑप्शन में से पेपर में 9 है तो 9 टिक मारेंगे, अगर 13 है 9 नहीं है 13 है तो 13 टिक मारेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर पेपर में पूछा गया है तो ऑप्शन में 9 ही टिक लगाएंगे, बाद में 9 नहीं है तब 13 टिक लगाएंगे, तब हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अनुनासिक स्वर देखते हैं। यहाँ से अगला टॉपिक है अनुनासिक स्वर। तो इसका है मुख नासिका वचनो अनुनासिक अनुनासिका। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों जो वर्ड मुख सहित नासिका से बोला जाता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब देखते हैं आगे नासिक अमनुगतः अनुनासिका। यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों, तो होता है नासिका से हो करके निकलने वाले वर्ड का ही नाम अनुनासिक है। नासिका से होकर निकलने वाले वर्ड का ही नाम जो है अनुनासिक है। जैसे आ आए ड़ा इया ड़ा ना
म, या, व इत्यादि। अब देखते हैं दोस्तों चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह ऐसा लगता है दोस्तों। चंद्र बिंदु हमारा क्या होता है, देखते हैं कहाँ पर लगता है। तो स्वरों को अनुनासिक बताने के लिए, स्वरों को अनुनासिक बताने के लिए उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे आ इत्यादि। तो अनुनासिक बताने के लिए, जब हम स्वर को अनुनासिक बताने के लिए दोस्तों चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। तो न अनुनासिक, अनुनासिक। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, जो अनुनासिक नहीं है, जब कोई स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तब वे अनुनासिक कहे जाते हैं, जैसे आ इत्यादि। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों अगला जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है, वो है हमारा व्यंजन। स्वर हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। उसके आगे देखते हैं जो हमारा वो है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा देखते हैं पहले। जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ड कहते हैं। जैसे देखते हैं आगे इसमें व्यंजनते वर्णांत संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषयो येन तद व्यंजनम। अर्थात किसी अन्य स्वर वर्ड के सहारे जो कोई विशेष ध्वनि प्रकट की जाती है उसे व्यंजन वर्ड कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा आदि। अब देखते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। व्यंजन वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन और चौथा है आयोगवाह। तो पहला जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इनकी संख्या जो होती है वो होती है 25। अंतःस्थ व्यंजन की होती है संख्या 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या जो होती है हमारी 4 होती है। आयोगवाह की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। यहाँ देखते हैं पहले तो कादयो माओ अवसानः स्पर्शाः। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है का से माँ तक के व्यंजन वर्णों को स्पर्श वर्ड कहते हैं। का से माँ तक के व्यंजन वर्णों को ही हम स्पर्श वर्ड कहते हैं। इसको दोस्तों स्पर्श वर्ड को उदित वर्ड भी कहते हैं। उदित वर्ड के नाम से भी जाना जाता है स्पर्श वर्ड को। यहाँ पर कु उ की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए यहाँ उदित वर्ड कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो संख्या इनकी जो है 25 होती है और वर्गों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 5 होती है। संख्या 25 होती है और वर्गों की संख्या दोस्तों हमारी 5 होती है और यहाँ पर संख्या जो है 25 होती है। तो का वर्ग का देखते हैं। तो का वर्ग के अंतर कितने वर्ड आते हैं। तो हमारा है का, खा, गा, घा, अंगा। ये 5 एक वर्ग के अंदर दोस्तों 5 वर्ड आते हैं। तो ये का वर्ग का जितने भी वर्ड हैं दोस्तों ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। चा वर्ग का देखते हैं। तो चा वर्ग के अंदर भी जो है वर्गों के 5 वर्ड आते हैं दोस्तों। तो चा, छा, जा, झा और इया। ये दोस्तों उच्चारण स्थान इनका क्या है, तो वो है हम इनका तालव्य। ये तालु से बोले जाते हैं। अगला है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 वर्ड आते हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इनका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है मूर्धन्य। आगे देखते हैं ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर भी दोस्तों ता वर्ग के अंदर भी दोस्तों अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं दोस्तों। ता, था, दा, धा और ना।
इनका उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो है दंत। अब देखते हैं पावर। इसके अंतर्गत भी 5 वर्ड आते हैं दोस्तों, पा, फा, बा, भा और मा। इनका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है ओष्ठ। अब देखते हैं दूसरा है हमारा जो अंतःस्थ वर्ड, अंतःस्थ वर्ड या अंतःस्थ व्यंजन। अंत तिष्ठन्ति ये ते अंतःस्था, अंतःस्था अर्थात जो वर्ड जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो, जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ये इनके कौन कौन से वर्ड आते हैं जो अंतःस्थ कहलाते हैं, तो वो है वर्ड हमारे या, रा, ला और वा। इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 4। अब देखते हैं अंतः मतलब अंतः का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो अंतः का अर्थ है मुख के अंदर कोई भी आवाज आप उच्चारण कर रहे हो किसी भी शब्द का, तो वो आवाज जो है आपके मुख के अंदर ही रुक जाए, उसको अंतः कहते हैं। और अस्त जो है हमारा ठहरे हुए से लगते हैं। मुख के अंदर जो आवाज है वो रुके हुए से या फिर ठहरे हुए से लगते हैं, उसी को दोस्तों अंतःस्थ वर्ड कहते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। तो स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य, स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य अंतः में स्थित अस्त होने के कारण ही इन वर्णों को अंतःस्थ वर्ड कहते हैं। यही कारण है दोस्तों जो अंतःस्थ वर्ड ये कहलाते हैं। अब देखते हैं संप्रसारण होने पर, संप्रसारण होने पर दोस्तों या व रा ला। संप्रसारण होने पर दोस्तों या व रा जो है हमारा परिवर्तित हो जाता है किस में, तो स्वर में परिवर्तित हो जाता है हमारा या व रा ला स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो ई उ री में परिवर्तन हो जाता है इसका प्रसारण होने पर। और यहाँ पर देखते हैं यण होने पर, यण होने पर जो परिवर्तन होता है दोस्तों, तो ई उ री यण होने पर ई उ री का परिवर्तन जो है दोस्तों वो व्यंजन में हमारा हो जाता है। तो व्यंजन में या व राला में परिवर्तन हो जाता है, जिसको व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं या और वा को दोस्तों क्या कहते हैं। तो या और वा को दोस्तों स्वर भी अर्ध स्वर भी कहते हैं, या और वा को। अगला है हमारा तीसरा वाला ऊष्म वर्ड या फिर व्यंजन। ऊष्म वर्ड व्यंजन, वर्ड कहिए या फिर ऊष्म व्यंजन कहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सलम उस्माड़ा या फिर सल ऊष्म। तो यहाँ पर देखते हैं कहने का अर्थ यहाँ पर ये है दोस्तों कि सा के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं वो ऊष्म वर्ड कहलाते हैं। इसका यही अर्थ है। अब परिभाषा देखते हैं इसकी। ये मुख की ऊष्म यानी कि गर्म वायु के साथ ऊष्म रूप में ही उच्चारित होते हैं, ऊष्म रूप में ही उच्चारित होते हैं, तो इसे ही ऊष्म वर्ड कहलाते हैं या कहा जाता है। वर्ड देखते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। तो सा, साहा ऊष्म वर्ड आते हैं ये। अब इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों। अब देखते हैं अगला है हमारा आयोगवाह। आयोगवाह जो है इनकी भी संख्या दोस्तों 4 होती है आयोगवाह की। नहीं सॉरी, इनकी संख्या नहीं, ये चौथा हमारा पॉइंट है आयोगवाह का। अब ये देखते हैं दोस्तों, ये जो है चिन्ह हमारा ये है अनुस्वार का और ये है हमारा विसर्ग का। और इसको जो दोस्तों जिह्वा मूली का पढ़ेंगे और इसको जिह्वा मूली खा पढ़ेंगे, जिह्वा मूलिये खा पढ़ेंगे और जिह्वा मूलिये का पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो चिन्ह ऐसे सेम टू सेम लगा है दोस्तों, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम क्या, जिह्वा मूल्य, इसको पढ़ेंगे हम जब इसको जिह्वा मूल्य का खा पढ़ेंगे दोस्तों, और इसको जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है हमारा
उपधमानीय पा और उपधमानीय फा पढ़ेंगे। तो ये चिन्ह दोस्तों का और खा के साथ में अगर लगा होगा तो वो हमारा जिह्वा मूलीय पढ़ा जाएगा, और ये चिन्ह अगर पा और फा के साथ में लगा होगा दोस्तों तो वो हमारा उपधमानीय पढ़ा जाएगा। और इन चारों वर्णों को दोस्तों, इन चारों वर्णों को आयोगवाह कहा जाएगा। इन चारों वर्णों को जो है आयोगवाह कहा जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, इन्हीं को ही प्रत्याहार सूत्रों से इन वर्णों का योग, इन्हें प्रत्याहार सूत्रों से इन वर्णों का योग नहीं होता है, इसलिए इस तरीके से हमने चिन्ह से डिनोट किया है। आगे देखते हैं, और ये दूसरे वर्णों से मिलकर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। कहने का मतलब है प्रत्याहार सूत्रों से इन वर्णों का योग नहीं होता है और ये दूसरे वर्णों से मिल करके अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। तो दोस्तों ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।